हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज ये वीडियो में बता रहा हूँ बिहार बोर्ड का जो नॉन हिंदी है, ये सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली आज की वीडियो में। और आपको मैं बताऊं, ये वीडियो मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करूं क्योंकि ये पीडीएफ फॉर्म में है, तो मैं सोचा इसमें मैं बताता हूं। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पिछले 5-6 साल में जो सवाल पूछा गया एग्जाम में, जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में और यहाँ तक 22 में जो सवाल आया है, उन सभी सवाल को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और ये बहुत काफ़ी, इस वीडियो में आपको 4 चैप्टर का बताने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब हमको किताब को कितना डीपली पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में ना कहानी के बीच बीच से सवाल दे दिया जा रहा। तो आपको इसको देख के तो अंदाजा हो जाएगा, और इससे बहुत सा क्वेश्चन टैली भी कर सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और पूरी वीडियो देखिए ध्यान से। और आपको अच्छे लगेगा नीचे कमेंट करके बताइए कि अगले 4 चैप्टर फिर मैं लाऊंगा, उस तरह से मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। ऐसे मैंने वीडियो डाला है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बैंक वाली वीडियो है भाई साहब, एग्जाम में सवाल पूछा गया वाला सवाल है, ठीक है ना। तो इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला सवाल यहाँ पे देखिए क्या बोलता है। ईदगाह कहानी किसकी परिस्थिति पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो किसकी कहानी पे करती है? तो बचपन की परिस्थिति पे, है ना, बचपन के बारे में उसमें बताया जाता है। चलिए देखिए दूसरा सवाल। ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे डेट लिखा हुआ, आप डेट खुद देख लीजिएगा कब कब सवाल पूछा है। और अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप 2022 का दिख रहा है, 2022 में सवाल पूछा गया, 21 में पूछा गया, 2022 में पूछा है, तो 2022 का क्वेश्चन होगा किसी के पास तो मिला लीजिएगा, है ना। ईदगाह कहानी शीर्षक के लेखक कौन है? तो आपको पता है प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। तीसरा सवाल, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। बिल्कुल ना डरना, या किसने कहा था? ये किसने कहा था? हामिद ने कहा था। देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए चौथा सवाल। गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? बताओ, गांव जब पहुंचा तो बच्चों ने क्या किया, है ना जी, क्या किया बच्चों ने अपने अपने खिलौने खेला। भाई जाहिर सी बात, नाच तो नहीं किया, गाना नहीं बजा, खिलौने से खेला। हामिद के पिता की मृत्यु कैसी हुई थी? देखिए कितनी एकदम डीप से दिया हुआ है। और बंदा तो इसको उतना किताब में भी सवाल नहीं दिया हो, गाइड में बहुत कम के बराबर सवाल मिलता है, लेकिन एग्जाम में सवाल पूछता है, यानी कि कहानी आपको ध्यान से पढ़ना है ना जी। तो हैजा की वजह से, हैजा बीमारी की वजह से। मोहसिन के पास कितने पैसे थे, है ना, कितने पैसे हैं मोहसिन के पास? तो मोहसिन के पास आपने पढ़ा है 15 पैसे थे, है ना, ऑप्शन ए। सातवां सवाल देखिए। नूरे को किस खिलौने से प्रेम था? बताओ, नूरे को किस खिलौने से प्रेम है? तो नूरे को वकील वाला खिलौने से प्रेम था। हामिद के पास कितने पैसे थे? हामिद के पास 3 पैसे हैं, ऑप्शन नंबर ए। रमजान के कितने रोजे के बाद आता है ईद? तो कितने रोजे के बाद? 30 रोजे के बाद ईद आता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है ना, ऑप्शन क्या जगह? ये जगह सिपाही खरीदता है, महमूद सिपाही खरीदता है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, देख लेना। और कहानी हो सके तो डीपली से एक बार जरूर पढ़ना। मैं सबको बोलूँगा एक बार अपना चैप्टर, लैंग्वेज वाला चैप्टर एक बार जरूर पढ़िएगा, एक दिन में एक पढ़ लीजिएगा आराम से। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? बताइए भाई। अब जो ईदगाह कहानी एकदम डिफाइन के साथ पढ़ेगा, डीपली पढ़ेगा, तभी बता पाएगा ना कौन सा वृक्ष था, कौन सा पेड़ था, है ना। किन वृक्षों की छाया है? तो इमली की वृक्षों की छाया है। प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है? प्रेमचंद ने जो कहानी लिखा है उसका नाम क्या है? ईदगाह है। देखिए सवाल पूछा गया है। हामिद की दादी का नाम क्या है? आमिना, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 14। हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा था? तो ये तो बहुत फेमस सवाल हो गया, 3 पैसे में। हामिद मेले में क्या खरीदता है भाई? तो हामिद मेले में चिमटा खरीदता है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो क्या हो जाएगा? महमूद के पास 12 पैसे हैं, ठीक है ना, याद कीजिएगा, महमूद के पास 12 पैसे हैं। हामिद ने चिमटा खरीदा और हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा? सम्मी ने खंजरी खरीदा। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। कभी कभी सिंपल से पूछता है कि सम्मी ने क्या खरीदा? सम्मी ने खंजरी खरीदा। चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ 2 सवाल और। तो देखिए एक चैप्टर से 19 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 15 पैसे हैं, किसके पास 15 पैसे? बताओ भाई, किसके पास 15 पैसे था? मोहसिन के पास कि महमूद के पास? इसमें तो मोहसिन के पास 15 पैसे था, महमूद के पास 12 पैसे था। ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के? बताइए, 2-2 रुपया, 3-3 पैसे, कितने पैसे हो जाएगा? तो 2-2 पैसे। सभी खिलौने 2-2 पैसे के थे, है ना जी, सभी खिलौने 2-2 पैसे के थे। तो भाई साहब यहाँ पे ये हो गया किसका? ईदगाह। और यहाँ पे देखो इसका आंसर सेट मैंने डाल दिया। जिसको पीडीएफ लेना है, जो पीडीएफ ग्रुप में जुड़ा हुआ है, उसको मैं पीडीएफ देता हूँ, जो नोट्स वगैरह ग्रुप में जुड़ा। आप चाहो तो यहाँ से अपने कॉपी में छाप सकते हो, डोंट वरी, अगर आप नहीं ले सकते तो। आगे सवाल पढ़ते हैं। जब देखिए बालगुन भगत वाला, हम फास्ट करेंगे, है ना, आपका टाइम मैं किल नहीं करूँगा, आपको रिविजन अच्छी तरीके से हो जाएगा। देख क्या बोलता है। जब जाड़ा आता था तो बालगुन भगत क्या ओढ़े रहते थे?
क्या ओढ़े रहते थे? काली कमली, है ना। कैसा कमली? काली कमली। कलर भी याद रखना, काली वाला कलर, काला टाइप का। गर्मियों में किनकी संझा उमस भर शाम को भी शीतल कर देती थी? किनकी? बाल गोविंद भगत की, क्योंकि यही तो गाते थे ना, यही तो गाते थे बाल गोविंद भगत। चलिए आगे देखिए क्या बोलता है। बाल गोविंद भगत कि पुत्र की मृत्यु के बाद पतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहा? बाल गोविंद भगत ने क्या कहा था? नाचने के लिए। क्या कहा था? नाचने के लिए, गाने के लिए? बताओ क्या कहा था? गाने के लिए कहा था, ठीक है ना। क्या कहा था? गाने के लिए कहा था। क्या कहा था जी? गाने के लिए था। बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे है। तो सॉरी, इसका आंसर होगा उत्सव मनाने को, ठीक है। गाने के नहीं बोलकर उत्सव मनाने के लिए कहा था, ठीक है ना। ये कहानी जो किताब में लिखा हुआ है, उत्सव मनाने के लिए कहा था। चलिए आगे देखिए। पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? गा रहे थे, ठीक है। ये तो क्लियर है, गा रहे थे। बाल गोविंद भगत ने पतोहू को किसके साथ भेज दिया? बताओ, भाई के साथ या पिता के साथ, बहन के साथ, चचा के साथ? तो क्या भाई के साथ भेज दिया था। भाई आया था, उसी के साथ भेज दिया था। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? तो आपको पता है बाल गोविंद भगत जो है कबीरदास को मानते थे साहब, है ना। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी? कार्तिक में शुरू होती थी, है ना जी। कार्तिक में प्रभातियां शुरू होती थी। बेटे क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पतोहू को कहाँ भेज दिया? मायके भेज दिया ना, अम्मी के घर, मायके। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलाई? तो पतोहू से या आग दिलाए थे ना, पतोहू से आग दिलाए थे। बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहने रहते थे? सिर पर क्या पहने रहते थे? तो क्या हो जाएगा? कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी, मतलब कबीर पंथी टाइप का जो टोपी होता था। बाल गोविंद भगत कैसी रचना है? तो ये कैसी रचना है बताइए जी। बाल गोविंद भगत कैसी रचना है? ये है रेखा चित्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, देख लीजिएगा। देखिए कितना बार सवाल पूछा गया ये सवाल भाई साहब। कैसी रचना है? देखिए कंटिन्यू आ गया, 20 में आया, 22 में, दोनों सीटिंग में आया, 22 में, है ना, दोनों सीटिंग में आया। बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दिए जाते थे? तो कबीरपंथी मठ में दिए जाते थे, है ना, कबीरपंथी मठ में। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक से शुरू होता था और किस महीने तक चलता था? कार्तिक से शुरू होता था और फागुन तक चलता था, है ना, फागुन महीने तक। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ है कौन? तो रामवृक्ष बेनीपुरी ही लिखा था बाल गोविंद भगत। ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष किस दिन देखा गया? जब बेटे की मृत्यु हुई थी, बेटे के मृत्यु के दिन, है ना, बेटे की मृत्यु के दिन। तो क्या हो जाएगा 15 का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 16। बाल गोविंद भगत की पतोहू थी, कैसी थी? सुशील थी। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? हर वर्ष कहाँ जाते थे? गंगा स्नान करने के लिए, है जी। गंगा स्नान करने के लिए हर वर्ष जाते थे बाल गोविंद भगत। गोदी में पियवा चिहक उठे सखियाँ, क्या गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ चिहक उठे ना, तो ये कौन गाते थे? ये गाते थे बाल गोविंद भगत। कबीर को साहब मानने वाला पात्र कौन है? कबीर को साहब मानने वाला पात्र कौन है? बाल गोविंद भगत, ठीक है ना। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? कैसा था जी? बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? सुस्त था, है ना, सुस्त था। चलिए देखिए सवाल पूछा गया एग्जाम में, एकदम बहुत ध्यान से आपको देखना ही पड़ेगा इसको। बाल गोविंद भगत के बेटे थे, कितने बेटे हैं? तो बाल गोविंद भगत आपके बारे में पढ़ना है। बाल गोविंद भगत को सिर्फ एक ही बेटे थे उस टाइम, है ना। अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगे? गाने लगे, है ना। लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया? आराम करने को कहा। किसको? बाल गोविंद भगत को आराम करने को कहा था। ऑप्शन नंबर डी। चलिए बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? ये भी सवाल पूछा गया है, 2022 में पूछा है। बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? 60 से ऊपर थी। तो ये हो गया आपका बाल गोविंद भगत का चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। यहाँ पे 4 का सुधार लीजिएगा, डी 3 का आंसर जो है वो डी होगा। ओके चलिए अब आते हैं तीसरा चैप्टर। देखो जिससे सवाल नहीं पूछा उससे नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना, जैसे कि करमवीर वगैरह। तो हुंडू का जलप्रपात पढ़ते हैं। अबरक और कोयला खदानों का निर्माण किस पाठ में किया गया? तो भाई साहब आपको पता है हुंडू का जलप्रपात के बारे में, क्योंकि इसी में ना इसका जिक्र किया गया है, हुंडू का जलप्रपात में किया गया है, ठीक है। आगे देखिए सवाल क्या है। सुवर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम और बालासेर जिलों से होकर कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। देखिए सवाल जो पूछा गया 21 में, 22 में, 23 में भी अच्छा आ सकता है, लेकिन कम चांस है। लेकिन पढ़ लीजिए सवाल पूछा हुआ। तो दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से ना जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका है, आप पर इसको कोई अभिमान नहीं। किस पाठ में ये बात कही गई है? हुंडू का
जलप्रपात में कही गई है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोलता है। हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, लिखने वाले कौन है। साहित्य की विधा बताना, साहित्य की विधा क्या है, तो ये क्या है, ये यात्रा वृत्तांत, चूंकि यात्रा करते हैं इसमें बताते हैं। पुरुलिया रोड से हुंड्रू का जलप्रपात की दूरी कितनी, पुरुलिया रोड से हुंड्रू जलप्रपात की दूरी कितनी है, बताइए क्या हो जाएगा, 13 मील है ना। रांची से पुरुलिया 14 मील, तो रांची से पुरुलिया 13, अब पुरुलिया से हुंड्रू, रांची से पुरुलिया 14, अब पुरुलिया से हुंड्रू 13, तो टोटल 27 हो गया। चलिए अगर पूछेगा रांची से तो वो भी सवाल मिल जाएगा आपको। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति, यह पंक्ति किस पाठ में कही गई, देख रहे हैं। छोटा नागपुर जब आ जाए तो समझ आना ये हुंड्रू का जलप्रपात के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। देखिए हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया, किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया, किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया, हुंड्रू के जलप्रपात में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया, तो बहुलवादी संस्कृति के प्रति, बहुलवादी संस्कृति के प्रति। हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है भाई, तो पता चल गया ये कहाँ है, झारखंड में, क्योंकि छोटा नागपुर तो झारखंड में पड़ता है जी, रांची भी झारखंड में पड़ता है। देखिए आगे झारखंड से हुंड्रू का जलप्रपात कितनी दूरी है, तो 27 मील हो गया, क्योंकि रांची से हुंड्रू 27, रांची से पुरुलिया 14, पुरुलिया से हुंड्रू जो है 13, तो हो गया ना 14 13 27 हो जाएगा। चलिए स्वर्ग एक टुकड़ा है किसका, छोटा नागपुर का है ना, मतलब इस कहानी में बताया गया, इस यात्रा वृत्तांत में बताया गया स्वर्ग एक टुकड़ा है छोटा नागपुर का। कामता प्रसाद सिंह काम, इसी के लिखने वाले, हुंड्रू का जलप्रपात का राइटर है कामता प्रसाद सिंह काम। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, और यहाँ पे देखिए 12 नंबर सवाल, यहाँ पे डेट दिया हुआ बाबू, सब सवाल पूछा हुआ है। हुंड्रू का पानी किस तरह चक्कर काटता है, तो सांप की तरह चक्कर काटता है ना, सांप की तरह चक्कर काटता है। साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। यह किसकी उक्ति है, यानी कि यह पंक्ति किसकी, किसने कहा था ये पंक्ति, तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था जी। ओके चलिए देखिए कितना बार सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। किंवदंती के अनुसार हुंड्रू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंड्रू से भी कई गुना बड़े प्रपात देखा, मतलब हुंड्रू से भी बड़ा प्रपात देखा, तो 7 मील दूर है ना। रांची से पुरुलिया सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंड्रू पहुंच वाली सड़क मिलती है, रांची से पुरुलिया, तो रांची से पुरुलिया कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा है ना जी। रांची से पुरुलिया 14 और पुरुलिया से हुंड्रू 13, तो ये आपका सही आंसर होगा। हुंड्रू झरना इतना बड़ा है जहाँ 243 फीट से पानी गिरता है ना। दोस्त देख के सवाल कैसे घुमा पूछता है ना, यानी कि हुंड्रू के जलप्रपात की ऊंचाई 243 फीट। सुवर्ण रेखा क्या है, सुवर्ण रेखा क्या है, एक झरना है या नदी है, तो सुवर्ण रेखा एक नदी है, ठीक है। अरे बाप रे, ये सवाल देख रहे हुंड्रू का झरना कैसे बना है, ये सवाल तो खैर लघुत्तरीय प्रश्न में बताऊंगा अलग से। देखिए 15 17 18 19 20, भाई साहब ये सवाल पढ़ लो आप लोग, ठीक है ना, आपकी किताब में होगा, इसे मैं बताऊंगा बाद में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ठेस के बारे में जानते हैं। तो आपके लिए इस वीडियो में 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे, बताइए भाई किसकी गिनती नहीं करते थे, जब खेती बाड़ी होता था तो वो सिरचन की गिनती नहीं करते थे। तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है, किसने कहा है, नाखून से काटकर तरकारी परोसती है, ये बात किसने कहा था, ये बात कहा था सिरचन ने, ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। ठेस कहानी में सिरचन क्या था, बताओ सिरचन क्या है, ठेस कहानी में सिरचन का किरदार क्या है, एक कारीगर था। आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा था, ये बात किसने कहा था, लेखक की माँ ने कहा था। ठेस कहानी में किस दिन चिक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के, तो क्या हो जाएगा, दूसरे दिन। देखिए सवाल कैसे दे रहा है, अगर आप कहानी को नहीं पढ़ोगे तो ये सब सवाल छोड़ के एग्जाम में चले आओगे, फिर बोलोगे यार भारी लग रहा हमको, है ना। इसलिए कहानी को एक बार पढ़िए जरूर से। गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे, बहुत फेमस सवाल हो गया, ठीक है ना। बेगार, कहीं चटोर भी लिखता है, चटोर भी लिखता है, कहीं बेगार लिखता है। पंचानंद चौधरी किस टोली के थे, बताइए पंचानंद चौधरी जो है वो किस टोली के थे, तो ये थे ब्राह्मण टोली के। सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे, बताइए सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे, किससे पूछते थे, माँ से। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे, देखिए चटोर, है ना जी, चटोर हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे दे भी तो नहीं रहा ऑप्शन। ठेस कहानी के नायक कौन है, ठेस कहानी के नायक मतलब उसका मेन किरदार
अदा करने वाला कौन है? तो ये है सिरचन। ठीक है। दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे? किसकी होगा? तो आपने अभी पढ़ा, किसका होगा? चिक। चिक के बारे में पढ़ रहे थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, मंजली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई? क्या फेंक कर चली गई भाई? तो बूंदिया। कविता नहीं है कौन? तो झांसी की रानी कविता है, बच्चे की दुआ भी कविता है, करमवीर भी कविता, ठेस कविता नहीं बल्कि कहानी है। मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है किसमें? किसमें वर्णन किया गया? तो ठेस कहानी में। आगे ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? तो मिथिलांचल के बारे में बताया गया। ठेस कहानी में मिथिलांचल के बारे में बताया गया। सिरचन ने किसे भी बेपानी कर दिया? किसे बेपानी कर दिया? सिरचन किसे बेपानी कर दिया? पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को बेपानी कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल और यहाँ पे इस चैप्टर से है। देख रहे एक एक चैप्टर से मतलब इतना 20+ सवाल पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो कहानी सवाल कहाँ से ला रहा? सवाल बाहर से नहीं, सवाल किताब से आ रहा। आपके गाइड में सवाल कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं यहाँ पे मतलब जो नहीं पूछा जाता, या तो फिर वो हल्का सा सवाल हो गया, एकदम नॉर्मल सवाल। लेकिन देखो सवाल, सिरचन को घी की दाढ़ी यानी कि खखोरन जिसको बोलते हैं ना, जो निकालते हैं, के साथ क्या पसंद है? क्या पसंद है? तो चूड़ा। सिरचन जाति का क्या है? जाति का क्या है? सिरचन जाति का क्या है? तो ये जाति का कहार था। सिरचन जाति का कहार। कहार बोलते हैं मट्टी बर्तन वगैरह बनाने के लिए। सिरचन को लोग क्या समझते थे? सिरचन को लोग क्या समझते? चटोर। ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए, ठेस कहानी का पात्र है। ठेस कहानी का मेन आदमी पात्र कौन है? सिरचन हो जाएगा। मेन मुख्य किरदार किसका है? सिरचन का है। ठेस का शीर्षक कहानी में माँ किस कार्य से में व्यस्त थी? किस इस कहानी में माँ जो है किस काम में बिजी थी, व्यस्त थी? तो पकवान बनाने में। आखिरी सवाल मेरे ख्याल से ये होने वाला है कि मानू स्टेशन पर सिरचन को किस चीज़ का दाम देने लगी थी, है ना? मानू स्टेशन पर किस चीज़ का दाम देने लगी थी सिरचन को? तो हो जाएगा मोहर छाप वाली धोती का। चलिए, तो यहाँ पे टोटल हमारा कंप्लीट हो गया। आंसर यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये मैंने आपको यहाँ पे 4 चैप्टर बताया जो कि बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI सवाल था ये। और अगर आप लोग नीचे कमेंट करोगे, प्यार दोगे, वीडियो को लाइक वाइक करके, दोस्तों को शेयर करके, तो मैं अगला भी 4 चैप्टर लाऊंगा और आपका दिखा दूंगा कि इम्पोर्टेंट सवाल जो कि क्वेश्चन बैंक पूछा गया है। तो इससे पता चल रहा है कि आपको कहानी एक बार पढ़ना बहुत ही ज़रूरी, लाजमी। उसी तरीके से उर्दू भी ऐसे ही पढ़ना, आपको एकदम डीपली पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत काफ़ी पसंद आएगा। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी थोड़ा सा इसका नॉलेज हो पाए। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन। बाय।